आरंभिक नगर। अब देखिए ये इसमें जो मैप आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने भवन का संरक्षण, जैसे पहला दूसरा चैप्टर में मैं पहले बता रहा हूँ, वो मैप खुद से बना लो तभी फ़ायदा है। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिस गली के बच्चे भूतवा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हम मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए उसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा कि उसने पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई और सोचो किसी को कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब देखो ये इसमें एक भी कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ये चीज़ें सीख जाओगे ना जिस दिन, तो उस दिन एनसीईआरटी आपका मान के चलो 1000 पेज की है 6 से 12 तक, तो ये आपके नोट्स में समेट के आ जाएगी। 100 पेज से ज़्यादा किसी हालतों से नहीं जाएगी और उसी का ही बार बार रिविजन करना होता, ना कि इन 1000 पेज का बार बार रिविजन करना होता। और ये तभी आएगा जब आप PYQ की समझ रखते हो, PT प्लस मेंस दोनों की। ये चीज़ याद रखना, ये इसीलिए तो मैं बोलता हूँ रटे हुए होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। अब ये देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप तो एक भी मत छोड़ना, हिस्ट्री और जियोग्राफी के एक भी मैप, आपको पूरे मैप रटे होने चाहिए। अब देखो यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। अब ये सारे के सारे आरंभिक नगर है। तो ये देखो पहली बात, नदियों के कौन आया, कविता टाइम पे आया करो, ठीक है। देखो इधर तो ये जो है, देखो राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है। अब ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपके पास अगर ये एनसीईआरटी है तो यहीं पे लिख लो कौन कहाँ कहाँ। यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। कालीबंगा ये शायद पंजाब में है ना, या फिर यही हरियाणा में ही है। राखी गढ़ी तो हरियाणा में है, इतना मुझे पता है। तो ये लिख लो ना, मतलब आप सर्च करो नेट पे, ये लिखो, ये काम कर लो। पीटी की तैयारी यही होती है। हड़प्पा ये आपको पाकिस्तान में है ही। गवरी वाला ये शायद किधर मिलेगा आपको, ये शायद इधर पंजाब में मिलेगा। चंदोड़ो ये गुजरात में है। ये देखिए पाकिस्तान में सातकोहो और मोहनजोदड़ो। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ये मैप तो रटे हुए होने चाहिए आपका। धोलावीरा ये गुजरात में है। कोतड़ा ये भी गुजरात में ही है। लोथल भी गुजरात में ही है। तो ये एक एक मैप में जो चीज़ें दी है इसी में जाके यहाँ पे लिख लो, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो। नहीं है तो जो मैंने कल बताया था, मैप निकालो इंडिया का, वहाँ बनाओ खुद से और वहाँ नाम लिखो, भाई राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। अब ये काम नेट से करना पड़ेगा, नेट से जाके देख के आप तब जाके यूपीएससी की तैयारी। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी करना तो आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का और इस निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारों की पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। सोचो उस टाइम भी ईंटों का निर्माण होता था। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। अब है ना, यूपीएससी 2013 या 14 में क्वेश्चन आया है इसी के बारे में, वो क्वेश्चन जरूर लिख लेना। आज भी देख लो किसी ने कोई क्वेश्चन लिख के चेक नहीं करवाया, इसका मतलब समझ लो तुम लोगों को क्या पढ़ाई चले। मैं फिर बार बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के
और जो इधर थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं वो क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, जैसे मैं बता रहा हूँ 2013-14 में आया था सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। याद रखना कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। ये यूपीएससी क्वेश्चन पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। याद करो, दो कमरे मतलब समझ रहे हो कि ड्रेस व्रेस चेंज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीमंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अब ये चीज़ें याद रखना कि छोटी छोटी चीज़ जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब देखो याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, ये बोला पॉसिबल हो सकता है यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो महान स्नानघर जो मोहनजोदड़ो में मिला था। देखो ये छोटे छोटे यहाँ पे कमरे हैं, ये सीढ़ियाँ उतरने की। अब देखो हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब देखो ये चीज़ कितना वो सिस्टम जो आज भारत, सोचो कि आज भी बहुत घरों में आज भी आपको नहीं मिलेगा। सोचो उस टाइम उस ज़माने में स्नानघर होता था घरों में अलग से। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। देखो नालियों का विकास भी था। यही यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बोला वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूर। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। वही एक क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता से अपन क्या सीख, अभी वर्तमान नगरीय व्यवस्था में क्या सीख सकते हैं, तो ये सारी लाइन उस आंसर में आएगी। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नगरीय जीवन कैसा था वहाँ का? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अब देखो कैसे नालियों का सिस्टम कितना बढ़िया किया गया है। फिर मेन होल जो अभी भी आजकल जो देखते होंगे आप। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब देखो यहाँ सबसे ऊपर में मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, देखो यही कितना सिस्टमेटिक है। सोचो आज के ज़माने में भी नहीं है ये चीज़ें। ऊपर एक कुआं है, बाई और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। ये देखो ये मोहरें हैं। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह पे खास लिपि में है। देखो उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाई और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ये सब जाओगे ना आप नेशनल म्यूजियम, वहाँ पे मिलेगा आपको ये सब सारी चीज़ें। अब ये देखो ये बाट है, वजन सोचो। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आज भी जैसे गांव में जाओगे ना तो इसी तरीके के बाटों का यूज किया जाता है। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये लोहे का तो अभी चला है पतना, आजकल तो डिजिटल भी आ गया है, पर पहले तो यही चीज़ें चलती थी। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। बाद में मध्य में बाएं मनके, देखो ये रे मनके, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। अभी थोड़ा ऐसा तो इतना नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत याद रख लेना कौन सा पत्थर थे, किनसे क्या बनाए गए। पत्थरों की काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक है, ये वाला। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये चीज़ याद रखना, ये वाला। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनने को दिखाया गया। देखो कढ़ाई हुई है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, याद रखना कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। देखो इन चीज़ों का ज्ञान था, याद रखना लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता में।
तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। आप जाओगे नेशनल म्यूजियम में सब मिलेंगे आपको अच्छे तरीके से सब। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब ये चीज़ याद रखना, कहाँ खेती के साक्ष्य मिले हैं, और जो भी कपास की यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान से के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेनेंस से बनी तकलिया सूत्र कताई का संकेत भी देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञों से कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनकी चमकाना, फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। ये वाला देखो, ये इसी की बात कर रहा है कि कितना चेहरा, कितना तो कितने मतलब कितना ध्यान से बनाया होगा। मूर्ति चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। अब ये देखो फ्रेंच है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंच को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण की गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग या प्राय नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंच में मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए कपास का कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कोताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ दूर दूर से आयात करते थे। तो ये चीज़ें मतलब वो चीज़ें मतलब भारत में नहीं होती थी, बाहर से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। याद रखना, यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछा। राजस्थान का खेतड़ी जिला है, वहाँ पे होती है तांबे के। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक है, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 2018 का क्वेश्चन जाके देखना। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। अभी देखो ये छोटी छोटी जो बैलगाड़ियाँ होती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखें। एक खिलौना है, दूसरी एक मोहर है। इसमें देखो, इसमें दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? मतलब सवाल बात है, बैलगाड़ियाँ इनका यूज़ करते थे। बच्चों को खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यह प्रथा थी, मतलब वहाँ पे हो सकता था महिला दोनों खेती करें। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसानों और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे। सोचो कितने मतलब विकसित सभ्यता थी वो। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले। कारण मैंने क्या बोला, लोहे का विकास नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों की इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। ये भी यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन देखना, वहाँ पे मिलेगा 21, हाँ 21 में पूछा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे और वहाँ धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। यूनेस्को ने इसको उसी में लिस्ट में भी जोड़ा था, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसको। इसके हर किस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी।
इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों से संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर इस ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पत्थरों, शंकों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिले हैं। अभी देखो बंदरगाह है लोथल का बंदरगाह। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा भी जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता है। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिलते हैं। मुद्रा, मोहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी। अभी देखो मुद्राएं हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। थैलों को बंद करने के लिए उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। जैसे आजकल देखो गवर्नमेंट जब सील करती है वो मोहर लगती है, वैसी वाली है ये। मोहर की छाप को मोहरबंदी भी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती है तो ये साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब ये कोई बोलते हैं क्लाइमेट चेंज से हुआ, कुछ लोग बोलते हैं बाहरी सभ्यता आई तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसके कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व दक्षिण के इलाकों में नई नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो उसी टाइम अन्यंत्र कहाँ हो रहा था? अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्हें बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये रहे राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मम्मी यार जयपुर में अल्बर्ट हॉल है, वहाँ पे भी है। उनके शवों को साथ साथ उनके अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवकों और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। सोचो वो जिंदों को दफना दिया जाता था। मतलब देख रहे हो यहाँ पे भी, ताकि वो मतलब जब मर जाएंगे तो वहाँ पे भी सेवा करे उनकी मरने के बाद में भी। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अभी कोई काम का नहीं है, बस ये एक बात देखो। मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले लगभग 7000 साल पहले। ये चीज़ याद रखना। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लो। देखो ये इंपॉर्टेंट है। तांबा बताओ कहाँ मिलता है, बताइए। अरे बोलो अनु, कहाँ है? कविता कहाँ गई? तांबा मैंने बोला भी था कहाँ मिलता है। रिपीट ने क्वेश्चन पूछा है, बताइए। तांबा राजस्थान में। मैंने बोला तो था खेतड़ी भी मिलता है। और सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक। और टिन? टिन अफगानिस्तान। हाँ बहुमूल्य, हाँ सही है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात में मिलते थे। गुजरात। चलो अगला चैप्टर। इस कल अपने को ख़त्म करना है इसका, ठीक है। तो थर्सडे और फ्राइडे अपन एथिक्स पढ़ेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी रखेंगे। ऐसे कोई आता तो है नहीं क्लास में, ठीक है। अब देखो क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो अब जैसे ऊपर चैप्टर जो मैप है इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, बस अब ये ना इन चैप्टर को आप समराइज करते जाओ साथ के साथ। एक बार पढ़ लिया करो, साथ के साथ कंप्लीट करते जाओ।
मैं फिर बता रहा हूँ, कोई काम की चीज़ें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। पर हाँ, याद रखना ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्ट आपको यूपीएससी में हेल्प करेगी। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी जैसे घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो छोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। यूपीएससी 2024 में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया था, अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। वो तो उपनिषद था ना, कि उपनिषदों की रचना पुराणों के बाद हुई है। अरे पेरोबल कथा है या नहीं, नैतिक कथा है, अभी देखो हाँ। इसी में आएगा वो क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई। स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है, यही क्वेश्चन। छठी क्लास का देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को हल्के में मत लो। आप जो कोचिंग के है ना, हज़ारों पेज के नोट पढ़ लोगे ना, तब भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिए तो हो जाएगा कल्याण। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देव देवताओं को स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिसमें खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। याद रखना, सोम रस मतलब शराब की तरह होता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। देखो यहाँ पे भी महिलाओं को वर्चस्व नहीं है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ती है, ये चीज़ याद रखना। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ये भी याद रखना। और इसी से है ना सारी भाषाएं निकली है, ये अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी भाषाएं। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत है, माँ हिंदी में आए, और मदर जो अंग्रेजी में शब्द को देखो तो सब में समानता है ना। तो संस्कृत है ना सभी भाषाओं की जननी है, ऐसे नहीं बोला जाता ये चीज़। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों को भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। याद रखना द्रविड़ भाषा, इसीलिए वो द्रविड़ राष्ट्र की मांग करते हैं साउथ के लोग। जबकि झारखंड और मध्य भारतीय कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। बस ये नॉर्मल आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इस पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये थोड़ा मतलब है साइंटिफिक। देखो ना, पहले के जो लोग होते थे टीचर, ना तो कोई किताब होती थी, जो टीचर होता था वो भी अपने गुरु से सीखता था। इसीलिए है ना भारतीय परंपरा में गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि जो गुरु ने सीखा है, अब वो ज्ञान ऐसा तो है नहीं कि आज तुम जाके किताबों में पढ़ लो, वो ऐसा नहीं होता था ना पहले। अब ये गुरु ही जो है सिखाने का माध्यम था एकमात्र। पर आज की दुनिया में गुरु का क्या है, कोई रोयल है ही नहीं। तुम खुद जाके किताब पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे जाके कोई चीज़ें समझ सकते हो, टेक्नोलॉजी इतनी सारी चीज़ें आ गई ना। इसीलिए पहले जो गुरु को है ना भाई भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता था, उसका कारण ये था। अब आज की दुनिया में ऐसे रिलेवेंस रहा ही नहीं है। तो गुरु भी वैसे नहीं रही हैं। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि ये चीज़ देखो, सिस्टम जब बदलता है तो सारी चीज़ें बदल जाती है, नैतिक मूल्य सब सारी चीज़ें बदल जाती है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजकल जो अनैतिकता देखने को मिलता है वो कारण ये है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जब कोई गुरु पहले, जब देखो ये श्रवण विद्या थी ओनली, किताब ही नहीं, तो ये भी ओनली जो स्टूडेंट होते उनको ओनली बोल के सिखाते थे। अब देखो मेमोरी पावर, अब दिक्कत क्या है ना, अपने पास बहुत ज़्यादा सोर्स हो जाते हैं तो अपने लगता है यार हम क्लास खुद से पढ़ लेंगे, ये है वो है। तो ये चीज़ें जो अब जैसे मान लो रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है, ये भी हो गया। पहले ज़माने में रिकॉर्डिंग क्लास थी नहीं ना, तो इससे क्या होता है, अटेंशन पावर ज़्यादा होता था बच्चों का। तो वो जो गुरु जो वहाँ पे बोल रहा है वो डायरेक्ट उनके मेमोरी में कैच होता था। तो ये होता है, जितनी ज़्यादा सुविधाएं होती है ना उतना आदमी भटकता है। ये इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, मैं बता रहा था ना बातचीत है,
विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। अब यहाँ पे दिया भी है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, सोचो ऋग्वेद भुज पक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है आज भी। अब देखिए जो यहाँ बताया था विश्वामित्र नदियों के बीच में जो संवाद हुआ था। अब देखो ये चीज़ याद रखना, देखो यूपीएससी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछती है। अब यहाँ पे देखो वार्तालाप भी है ऋग्वेदों में। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई सुक्ति से सफुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवता के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे एक गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थना मान्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती। याद रखना किस किस नदियों को उल्लेख है। पीसीएस में डायरेक्ट यूपीएससी तो नहीं पूछता, पर पीसीएस में याद रखना। सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, ये चीज़ याद रखना। और गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, तो ये चीज़ याद होना कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ रखना व्यास और सतलज, इनका भी उल्लेख है। ये सारी नदियाँ हैं जिनका उल्लेख किया गया है। मवेशी, घोड़े और रथ। अरे चीज यार, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े वोड़े की जानकारी नहीं थी, पर जब उत्तर वैदिक काल आता है तब वहाँ पे होने लग जाती है। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई से रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने जाने वाली फसलों को भी उपजाया जा सकता था। अब देखो यहाँ से आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, जौ की फसल देखो जल्दी होती है गेहूं की तुलना में, ये बात सही भी है। आपको एक आध महीना पहले पक जाता है जौ। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, और आज भी दिया जाता है। और आज भी देखो जो पूजा वूजा होती है, देखो उसमें घी अपन करते हैं, अनाज चढ़ाते हैं। मतलब अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध में शांति के विषय में सलाह मशवरा होता था। ये चीज़ याद रखना। देखो सभा समितियाँ थी उस टाइम, वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी भी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। अब तो एक चीज़ याद रखना कि जो जातिवाद बना है, पहले सिस्टम था वर्णाश्रम सिस्टम, और वर्णाश्रम सिस्टम में आप देखोगे ना, वर्णाश्रम भाई, इसमें शर्म, आप कौन सा शर्म कर रहे हो, कौन सा कर्म कर रहे हो आप, उसके आधार पे था ना, कि जन्मजात नहीं था। पर आज क्या हो गया, भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, तो ये गलत है ना। पर यही फिर जाति के आधार पे बट गया आगे जाके। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ये कर वसूलते थे। प्राय राजा मृत्यु के बाद उसके बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था। अब देखो यहाँ पे क्या है, भाई भतीजावाद भी नहीं है। तो ये है वैदिक काल की बात, याद रखना। फिर इसके बाद में आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अब ये सारी चीज़ें, उल्टी चुल्टी चीज़ें जो सब है वो शुरू हो जाएगी। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जैसे वैश्य शब्द, जन मतलब जनता, याद रखना। विश्व मतलब वैश्य। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दासु या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था।
उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो ये चीज़ याद रखना, अपन वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे है ये चीज़, वहाँ पे जैसे भारत में नहीं, ये हर जगह था ये सिस्टम। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वो क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, ये देखो पत्थर, ये देखो ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जा गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बहुत ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं। देखो ये देखो, कई बार पुरातत्व विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र परिणाम है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उनमें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, पहले शिलाखंड और डोर कर लाना, बड़े चौड़े कोई काम का नहीं है। अब देखो ये है ऊपर, इस तरह के महापाषाण को ताबूत संवादन शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, ये देखो ये सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। अभी देखो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ही बाई और घोड़े के लिए सामान है ये वाला। नीचे बाई और कुल्हाड़ी को नीचे कटार, मतलब चाकू, उसको कटार बोला जाता था पहले। और लोग है ना सब अपने पास रखते थे। अगर आप मिडिवल काल तक भी देखोगे ना, मिडिवल क्या है, मॉडर्न काल में भी अगर आप देखोगे तो सबके पास होती थी कटार। युद्ध मतलब लोग है ना जब इमरजेंसी टाइम में इसका यूज करते थे। जैसे अगर आप इसका तुलना कर सकते हो जो कृपाण जो रखते हैं, जो ये सिक्के लोग रखते हैं, वो भी ऐसा ही होता छोटा सा। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेयर वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। तो ये बात याद रखना कि स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास ज़्यादा सामान मिल रहा है तो उसका मतलब वो भाई किसी पैसे वाले का ही है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र 2/13 ब्रह्मागिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। सोचो सोने के, तो कितना पैसा वाला होगा, तभी तो रखा है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, इसका मतलब वो और गरीब था। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को, भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। अरे होता है, जैसे आज भी आप गांव में जाओ, जैसे शमशान घाट भी होता है ना, कास्ट के आधार पर डिवाइड है भाई। तो सोचो क्या ही करोगे। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने का दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति कब्र, अब देखो ये यूपीएससी ने 2024 में पूछा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यूपीएससी भाई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाती है। और मैंने कल ही बताया था ये महाराष्ट्र में। इनाम गांव को खोजो, कल मैंने बताया था, देखो मानचित्र 2 में। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमारे कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? मुश्किल होता है थोड़ा। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, ये चीज़ भी याद रखना। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसके, ये क्या है, स्त्रियों की जांच है ये। क्योंकि महिला बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कुला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है।
तो ये थोड़ा बहुत एक कारण होता है जिससे पहचाना जाता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। अब देखिए ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी, ये चीज़ याद रखना। वे कहते हैं मनुष्य शरीर में 360 अस्थि, अरे मतलब हड्डियाँ, यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों की से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती से दांत और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे भाई? इनाम गांव में पुरातन युगों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा लगता है लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, करहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला और जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। अब सोचो कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है अपन सब कुछ आज जो देख रहे हैं वही सब कुछ सारी चीज़ें हैं। उसी टाइम में और जगह क्या हो रहा था, एटलस मशीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हमें यहाँ लेखन की कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। ये देखो चाइना की है भाषा। यहाँ जानवर की हड्डियाँ पर लिखा गया था, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों का सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या अच्छी फसल होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनसे गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच भी रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। बस स्वाभाविक बातों से क्या ही आइडिया लगेगा। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़ी बड़ी नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे, लेकिन वे लोहे को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। देखो फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, वैदिक काल तक भी लोहे का पता नहीं था, उत्तर वैदिक काल में जाके होता है। और जब लोहे के बारे में पता होता है तभी जो है खेती वेती का विकास होता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कशकों का निवास 3600-2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। अब देखो ये तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आओ। सुक्त क्या होता बताओ? देखो दास तो गुलाम हो ही गया, ठीक है। अनुष्ठान गया सूक्त। अरे सुक्त अपन पढ़े तो थे अभी, अनुष्ठान शैली होता है। वेद में जो लिखा हुआ तो उसी को तो सुक्त कहा जाता है ना। देखो सुनो सुनो रुको। महापाषाण हो गए सजाए गए पत्थर है ना। रथ हो गया तुम्हारा, युद्धों में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ तुम्हारा अनुष्ठान हो गया है। और सुक्त हो गया अच्छी तरह से बोला गया। ये थोड़ा ध्यान दो। चलो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब देखो कोई काम की चीज़ें नहीं है, मैं फिर बार बता पाना। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ। एक बार और पढ़ लो मेरे क्लास के बाद, जो मैंने हाईलाइट करा है उन चीज़ों को हाईलाइट करो, नोट्स बना लो चाहो तो, या हाईलाइट कर लो, बस फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहला पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब ये चीज़ याद रखना कि वैदिक काल में है ना लोकतंत्र था, अपन उत्तर वैदिक काल में चीज़ें खत्म हो गई। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। याद करो जब राम जब राजा थे तो उन्होंने छोड़ा था, फिर लव कुश उस घोड़े को रोकते हैं। इस घोड़े के किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। और दूसरी बात ये याद रखना, जो जिसके राज्य से घोड़ा गुजर गया अगर उसको नहीं रोक पाए तो जो यहाँ का जो राजा है उसके जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है, जिसने मतलब घोड़ा छोड़ा है, तो उसकी आज्ञा का फिर पालन करना पड़ेगा। मतलब ये माना जाता है कि उसकी टेरिटरी हो गई वो। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा
कि विजय तथा अन्य गुणों को गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। याद रखो, ये व्यापारी लोग हैं। उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे क्योंकि उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता। सोचो, अब ये देखो, ये भेदभाव ये देखने को मिलेगा आपको। अब देखो, इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम आया। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। ये चीज़ याद रखना। 2022 में भी एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ऐसा ही, पर वो साउथ के बारे में था। पर ये चीज़ें मिलती है, ये चीज़ याद रखना। सामाजिक नियम भी मिलता है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित था, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला था, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता है। देखो, एक चीज़ थोड़ा यहाँ नोटिस करना कि भाई पैसे वाले लोग कौन होते हैं। देखो, ब्राह्मण, ठीक है, योद्धा, ये सारी चीज़ें। तो मतलब इससे एक आइडिया भी लगता है कि बिजनेस किस तरीके का करना चाहिए। ये हकीकत बता रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था, ये चीज़ याद रखना। तीसरा स्थान विष या वैश्य थे, जिन्हें कृषक, पशुपालक या व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ कराने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, ये चीज़ याद रखना। प्राय औरतों को शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब ये देखो, यहाँ से देखो समाज यहाँ से बटा है। सोचो, यहाँ से देखो महिलाओं को एकदम एक्सक्लूड कर दिया गया, शूद्रों को एक्सक्लूड कर दिया गया। यहीं से SC ST निकले, ठीक है। और यहाँ से देखो महिलाओं को शोषण शुरू हुआ है, और यहाँ से जो SC ST लोगों को यहीं से शोषण शुरू हो गया था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण होता है। अब ये गलत सिस्टम चल गया, इसी कारण कास्टिज्म चला फिर आगे जाके। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही उनमें जो वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने, जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। अब देखो, ये चीज़ें और खतरनाक होती जाएगी। फिर इनको सामने से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अब ये किसकी चाल है? पुरोहितों की। जो इसीलिए आज मतलब ये हकीकत बात है भाई, ब्राह्मणों ने मतलब ब्राह्मणवाद ऐसे ही क्यों, ब्राह्मणवाद के अम्बेडकर भी विरोधी थे, क्यों थे भाई? उनकी विचारधारा देखो ना, उन्होंने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया भाई। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो? उनके साथ जो भेदभाव किया, वो ब्राह्मणवाद आज भी जो चीज़ होती है ना, ब्राह्मणवाद विचारधारा, जैसे बीजेपी जो RSS है, क्या ब्राह्मणवाद विचारधारा है? तो है इनके अंदर। उनका साफ मानना है कि ये लोग तो इस लायक है ही नहीं, ये हमारे साथ में बैठने लायक कैसे हो सकते हैं? तो ये विचारधारा होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, ये चीज़ याद रखना। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानने थे। अब यहाँ पे है ना, देखो एक चीज़ याद रखनी, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पुरोहित अपने आप को सबसे ऊपर बनाना चाह रहे थे। अब देखो, इसीलिए वो ऐसे नियम बना रहे हैं। पर राजा जो है पावर के दम पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाह रहा था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कौन था? परशुराम याद करो। वो देखो सारे शासकों को क्यों मार डालता है? क्योंकि वो खुद क्या था? ब्राह्मण था ना, वो ब्राह्मण पुत्र था वो, और वो सारे क्षत्रियों को नष्ट कर देता। क्यों? इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। कभी देखना, मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि कैसे कैसे, मतलब अरे याद रखना, हमेशा पावर को लेकर हमेशा युद्ध हुए हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब ये चीज़ और समझो, यहाँ पे जहाँ पे सामाजिक आर्थिक असमानता कम है, वहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो पुरोहित पंडित है उनका प्रभाव ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसीलिए अब देखो, आज के ज़माने में क्या लोकतंत्र है, आर्थिक असमानता है, मतलब सभी बात कोई भी कोई धंधा कर सकता है। इसीलिए जो पुरोहित वर्ग है उनका प्रभाव ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि एजुकेशन को बढ़ावा दो।
इसीलिए ऑटोमेटिक फिर इनका प्रभाव कम होता है। और आज भी जहाँ देख रहा पंडितों का बोलबाला है, वहाँ पे देखना शिक्षा नहीं होगी, गरीबी होगी बहुत ज़्यादा। बिहार में खासतौर से क्यों है छुआछूत ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। कारण उसका ये है, एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी कल ही रिपोर्ट आई है, सोचो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है भारत के 28 राज्यों में, हर जगह यस सर। खराब महिलाओं की स्थिति सबसे खराब, मतलब सारा शोषण की जड़ें मतलब बिहार में पड़ी है। अगर अब भी आज भी देखना हो तो मतलब सब चीज़ें मिलेगी वहाँ पे, जातिवाद हर तरीके का। तो इसे साफ पता लगता है कि भाई कारण मैं फिर बार बता रहा हूँ वही, ये विचारधारा बहुत खतरनाक चीज़ होती है भाई। वहाँ का जो आज भी अपवर्ग है वो कभी नहीं चाहता कि ये लोग बाहर निकले, वहाँ की राजनीति उस तरीके से गढ़ी गई है। चित्रित दूसरे पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर चिकने हैं, शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। जनपद, अब देखो यूपीएससी ने 2000 वो आपको मिडिवल काल से मिलेगा क्वेश्चन, पर इस टाइप से क्वेश्चन जैसे आपके, हाँ आपकी बारे में तो पूछा था कि भाई अशोक का जो मतलब क्या नाम थे उसका, भाई क्या थे वो। तो ये चीज़ यार छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। महायज्ञ को अशोक का पूछा था सर, ये पूछा था कि जो कांच की जो नर्तकी पाई गई है, वो तो पूछा था क्वेश्चन। अरे वो अभी तो पूछा था अशोक के बारे में, उसको रुको अभी बता रहा हूँ। ये देखो, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता, प्रादेशिक राज्यों को युक्त किस प्रकार महत्वपूर्ण अधिकारी थे। मुझे वो वाला याद आ गया जो हाँ वो आया डांस था, वो तो आर्ट एंड कल्चर में मिलेगा आपको, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना अपन, तब वहाँ मिलेगा वो क्वेश्चन। पर जो नई एनसीईआरटी अभी आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो 6th क्लास में ही वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अरे वो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये तो एक बार पढ़ लो, इनको ख़त्म कर लो, और वो जो नई एनसीईआरटी जितनी आएगी उतना पढ़ के जाना, कम से कम 20 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ वहाँ से आएंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ इन एनसीईआरटी को पढ़ के शॉर्ट नोट बना लो। पढ़ना बार बार वो एनसीईआरटी है जो नहीं आई है, उनको तो भाई मेरा माना 10 बार पढ़ के जाना आप, तब जाके फ़ायदा होगा। महायज्ञ को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिया गया है, ये जो चित्र यहाँ पे मानचित्र है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैप तो छोड़ना नहीं है, रटना आपको। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, याद रखना ये वो पांडवों का, और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। एक चीज़ नोटिस करें, देखो गन्ना ये मेरठ में आज भी है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, अब याद रखना, देखो ये चीज़ नोटिस करो, जनपद से बड़ा क्या होगा, महाजनपद। अब ये चीज़ नोटिस करना, यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानी में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, राजस्थान में जाओ, बड़े बड़े किले जो बने, इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, याद रखना ये उत्तर वैदिक काल की बात है। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, अन्य सिक्कों के बारे में तो मध्य 8 में पढ़ोगे। अब यहाँ पे आओ, ये मैप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये तो नदियाँ तो अपन पहले उसी में देख लिए थे। ये देखो सबसे मेन, देखो अवंती, यूपीएससी ने अब की बार क्वेश्चन पूछा 2025 में क्वेश्चन, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौशाम्बी ये यूपी में है, अब ये लिख लेना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। राजगढ़ है, ये बिहार में है। मगध ये बिहार में है। अरे कौन सी नदियों के पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यही पूछा था अब की बार, याद आया क्वेश्चन जो आया था। देखो ये जो अवंती है, जो चंबा नदी के पास, चंबा मतलब चंबल नदी, ठीक है। इधर देखो वैशाली, बिहार में ही है, ठीक है। कौशल याद रखना, ये यहाँ पे मिलेगा आपको, नेपाल में।
हस्तिनापुर जो अभी देखे थे अपन, मेरठ में पांचाल, ठीक है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र याद रखो, हरियाणा वाला कुरुक्षेत्र वही है, ये याद रखना ये चीज़। ये देखो गांधार, गांधार याद आया, जो 100 पांडवों की उसने को, उनका क्या नाम है, गांधारी जो कौरवों की माँ थी, ये याद रखना अफगानिस्तान से थी। मैं फिर बार बार देखो, ये तक्षशिला, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, ठीक है। दूसरी देखो, ये देखो वज्जी, अंग, अंग जनपद, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, बंगाल बंगाल में। तो ये चीज़ें एक एक चीज़ याद रख लेना, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपकी बार, आगे भी पूछेगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और कौन से नदी के पास है ये भी याद रखना। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिली ईंट का दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। सोचो, उत्तर प्रदेश। कर, टैक्स का क्या सिस्टम था? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सभा बात है, जब इतने किले बनाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, तो टैक्स वसूली होगी। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों पर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। पशुपालकों को या जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेट को तथा संग्राह को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब जो भी जिस तरीके का कर रहा है उत्पादन, उससे उस तरीके का कर लिया जाता था। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल, मैं बता रहा हूँ, लोहे का विकास यहाँ से होता है। अब ये हल का फाल तभी तो बनेगा जब लोहे का आविष्कार होगा। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। याद करो, जब सिंधु घाटी सभ्यता पड़े तो वहाँ किसके थे, लकड़ी के थे। इसीलिए वहाँ पे मास लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया था। याद रखना, चावल यहाँ से शुरू हो गया था। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजने के बजाय धान को पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया था। अब देख रहे हो, पद्धति चेंज हो गई। पहले डायरेक्ट खेतों में बीज मतलब ऐसे डाल दिया जाता था। अब क्या हो रहा है, पौधा लगाकर फिर रोपण किया जा रहा है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेती मजदूर कामगार करते थे। ये याद रखना, आज भी यही लोग हैं, ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध जो बिहार का है, मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया है। गंगा और सोन जैसी नदियों से मगध होकर बहती थी। ये चीज़ याद रखना। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा क्षेत्र में लोहे अयस्क खदानें थी। ये चीज़ याद रखना, जो आज आपको झारखंड, बिहार में जो खदानें मिलेंगी। अब देखो, मैं फिर बार था, देखो यूपीएससी अब यहाँ से उठा के तुम्हें प्रेजेंट का क्वेश्चन पूछ सकती है। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। इन अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगढ़ है, आधुनिक राजगीर, याद रखना ये चीज़। कई सालों तक मगध की राजधानी भी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना का राजधानी बनाया गया, इसलिए भी आज भी बिहार की राजधानी वही है। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारतीय शासकों के पास पैदल और रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। सोचो, जो पूरे विश्व को जीत रहा था वो भारत में नहीं कर पाए इतना। सोचो, वही तो मैं बता रहा हूँ ना भाई। बिहार सोचो कि एंशियंट काल से इतना महान था, और आज देखो उसके हालात। इसे पता लगता है कि जो ये राजनीति या जो जातिवाद, ये कितना ख़त्म कर देता है किसी इतिहास को। देख लो, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिहार। तो सोचो, एंशियंट काल से इतना महान रहा, और आज ऐसा क्या हो गया वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं, संसाधनों की कमी है भाई। संसाधनों की कमी तो राजस्थान में जाके देखो, वही तो बात। संसाधनों की कमी नहीं है क्या ना, वहाँ पे असमानता है। मतलब जिसके पास है वो सारा उसी के पास है, जिसके पास नहीं है कुछ नहीं है। ये वाला सिस्टम है बिहार में। तो वही कारण है सबसे बड़ा। तो यही तो शोषण प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति, यही तो लेके डूबती है।
गण क्या होते हैं? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ मतलब संगठन, संगठन या सभा से होता है। वज्जी, अब देखो वज्जी, जैसे तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, उसके नजदीकी वज्जी राज्य था, उसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ के अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। अब देखो एक ही जगह, वहाँ पे मतलब शासक लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे वज्जी में लोकतंत्र शासन है। गण में संघ कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना और किस तरह करना है। याद रखना, यूपीएससी तो नहीं, परंतु छोटे मोटे एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता कि कौन सा गणतंत्र था, कौन सा नहीं था। तो ये चीज़ याद रखना, वज्जी गणतंत्र था। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ पे देखो स्त्रियों के साथ शोषण ऐसे इतिहास नहीं रहा है। बुद्ध तथा महावीर, जिनके जैसे आज भी देखो ना, परिवार में कुछ डिसीजन लेना हो तो कहाँ स्त्रियों को मतलब कंट्रीब्यूट लिया जाता, उनका नहीं लिया जाता, मोस्टली यही होता है। अरे सबसे बड़ी बात, संसद में देखो ना, कितनी बड़ा जो संसद है भारत डेमोक्रेटिक होते हुए भी वहाँ पे महिलाओं का कितना प्रतिशत है बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ था। अब ये चीज याद रख रही है, यूपीएससी डायरेक्ट पूछती है इस टाइप के क्वेश्चन। 2022 में पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे बुद्ध ने कई व्याख्यान दिए, उनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशिष्ठार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, तो उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे। मतलब डेमोक्रेसी, सभा का मतलब चर्चा, बहस, ये चीज़ याद रखो। आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो देखो वो कभी खत्म नहीं होंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों को ध्यान देते रहेंगे, तो उनको कोई नहीं हरा सकता। और ये आप देख लेना इतिहास को उठा के, इतिहास में वही लोग हारे हैं जो इन चीज़ों को उल्लंघन किए हैं। अब देखना, एक ही चीज़ जो बता रहे हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध, वज्जी महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, जो महिलाओं को सम्मान करते हैं। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों के रखरखाव करेंगे। याद रखो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था चैत्य और विहार। चैत्य मतलब वहाँ जो बुद्ध पूजा के स्थल होते थे। विभिन्न मतावली संतों को सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। देख रहे हो, विभिन्न सब लोगों, यही याद रखना। जैसे आज ये हिंदू राष्ट्र ये कर रहे हैं, ये इतनी गलत है, ये भारत को संकट में डाल देगी। सोचो जब बुद्ध उस टाइम बात करे कि बस सभी मतों का सम्मान होना चाहिए, तो आज क्यों नहीं होना चाहिए कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसका बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अन्यथा क्या हो रहा था उस टाइम, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र गणतंत्र कहते हैं। याद रखना, सबसे पहले यहाँ आया था डेमोक्रेसी। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तो चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त हुई जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी, मतलब संसद की तरह थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता। देखो यहाँ पे भी महिलाओं का, इसीलिए देखना पूरे विश्व भर में ऐसे महिला आंदोलन नहीं चला है। अपने याद करो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा था तब भी वहाँ पे देखो महिलाओं के साथ कितना गलत हुआ था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने में बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। तो शोषण हर जगह हुआ, ये चीज़ याद रख लेना। नए शासक, ये थोड़ा याद रखना, लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दिग्ग निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गण संघ राज्यों को लगभग 1500 साल पहले तक चला था। ये सही और गलत बताओ फटाफट। अश्वमेध ये के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये बात सही है गलत? अरे सही है तो हाँ, सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। बताओ सही है गलत? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अरे सारथी तो याद रखो, जो क्या होता है, जो उसके साथ रहता था राजा के साथ, उसको बताता था। हाँ, जो युद्ध में उसके साथ रहता था ना। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं? नहीं, महल कहाँ मिले थे? जनपदों में नहीं मिले? मिले तो थे, या फिर महाजनपदों में मिले थे? मिले थे, याद करो। घर तो मिला था, अब यहाँ पे महल की बात कर रहा है। अरे याद करो, उसमें लिखा था तो बड़े बड़े महल बनाए गए थे, तभी तो लोगों को रोजगार दिया गया।
जब महाजनपद बने, ये बस एक थोड़ा देख लेना। चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था, सही है बात, सही है, ये याद रखना। महाजनपद में बहुत से नगर किला बंद थे, हाँ ये यार देखो, ये देखो, ये जनपद में नहीं था, महाजनपदों में था। चलो अगला चैप्टर, 11 चैप्टर है ना, तो लगभग 7 चैप्टर पढ़ लेते, कल 4 चैप्टर पढ़ लें तो खत्म हो जाएगा, कल खत्म करनी है इसका। नए पर्सन नए विचार। अनज्ञा निकली सैर पर। अनज्ञा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। इस ट्रेन पर अनज्ञा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब देखना ये चीज़ बुद्ध के लिए इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के बारे में यूपीएससी इसलिए क्वेश्चन पूछता है। बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, आपने देखा ही था अभी महाजनपदों में। गाँव के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, ये चीज़ थोड़ा याद रखना, किस गण से थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं को रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बहुत गया, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये बताओ, ये पीपल का पेड़ आज भी है क्या? यस सर, ये क्वेश्चन भी तो पूछा, मतलब उसके जनरेशन का, जैसे 5 जनरेशन का पीपल का पेड़ वहाँ पे अभी अच्छा, भी है। वो तो नहीं है ना ओरिजिनल, वो जो बुद्ध ने किया था। नहीं वो तो नहीं है, उसके जनरेशन। नहीं, याद करो, शायद एक बार ऐसा नहीं, शायद वो श्रीलंका में किसी ने काट भी तो दिया था उस पेड़ को, युद्ध हुआ था तब। नहीं वो तब काट श्रीलंका में, यहाँ तो नहीं काटा गया, वाला तो है। अच्छा, वो अनुराधापुर में था, श्रीलंका में। चलो, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद ये देखो पीपल का, इसीलिए ना पीपल पूर्णिमा, मतलब पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है और बुद्ध पूर्णिमा ही होती है उस दिन। राजस्थान में ना पीपल पूर्णिमा के दिन बहुत शादियां होती है, ये बात सही है ना कविता? उधर खूब शादी होती है, बाल विवाह। अरे ये मई के आखिरी में जाके आती है, मतलब पीपल पूर्णिमा। हाँ, वो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हजारों, बहुत सारी लड़कियों का एक ही दिन शादी होता है राजस्थान। हाँ, पीपल पूर्णिमा होती है वो। कविता और कौन सी होती है? अरे एक दो है जहाँ वो, मेरे को सिर्फ आखा तीज याद है, वही। हाँ, आखा तीज भी और पीपल पूर्णिमा, इस दिन भी शादियाँ होती है खूब। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। अब ये चीज़ याद रखना, बुद्ध कहाँ कहाँ गया, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, ये चीज़ याद रखना। सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलो मैं ना तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मतलब मेरा मानना है तुम लोगों ना, जैसे मुझे ना रटने की आदत नहीं है। अब देखो यहाँ कॉमन सेंस देखो, कोई भी नाम ऐसे नहीं होता है। जैसे उपदेश दिया, अब उपदेश देखो, ये पढ़ो सार मतलब निष्कर्ष। अब कोई निष्कर्ष बता रहा है तो वो स्थान क्या हो जाएगा? उपदेश देने लायक। तो बस, तो ये कभी आप जीवन में भूलोगे नहीं इस तरीके से, अगर आप मतलब थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो। सार का मतलब ही क्या होता है? निष्कर्ष होता है ना। और कोई उपदेश में फालतू की चीज़ें नहीं बताता ना, ये ज्ञान देता है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले के शेष जीवन उन्हें पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने, लोगों को शिक्षा देने में व्यक्त किया। याद रखना, कुशीनगर में उसका क्या है? मृत्यु हुई थी, याद रखना, कुशीनगर। बुद्ध ने शिक्षा दी है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ और ऐसी हमारी इच्छाओं लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। ये याद करो, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2012 देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और वे एक और अधिक अतः अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ये हकीकत बात है। आप लोगों को लग रहा है कि हमें अभी आईएएस बन जाए तो जीवन में सुख मिलेगा, ऐसा कुछ ही नहीं होता। फिर बाद में कुछ प्रमोशन, ये फलाना दिखाना। इसलिए बता रहा हूँ, जो है जीवन उसी में खुश रहिए। अगर आप प्रत्याशित खुशी को ढूंढना चाह रहे हो ना, वो जीवन में कभी नहीं मिलती। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे अपनी परछाई को आप कभी नहीं पा सकते, वैसे आप आने वाली जो खुशी है ना, उसके लिए जो आप प्रयत्न करते हो वो कभी जीवन में नहीं मिलती है। जो है उसी में खुश रहिए। ये बहुत खतरनाक ज्ञान है, इस चीज़ को समझ लो, जीवन भर दुखी रहोगे। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखो मेरा मानना, जो मैंने भी व्यक्तिगत जो अनुभव किया है, देखो जीवन में है ना, कभी भी आप अप्रत्याशित खुशी जो चाहते हो, भाई मैं आईएएस बन जाए, ये पैसे वाले बन जाए, जो भी है, अगर वो जीवन में कभी मिल भी गई ना आपको, तब भी आप जीवन में खुश नहीं रहोगे।
परंतु जिस दिन आपने जिस मतलब यथा स्थिति में अगर आपने खुश रहना सीख लिया ना, जीवन में आपको आगे कुछ मिले या नहीं मिले तब भी आप खुश रहोगे। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है अपनाना। सारनाथ स्तूप, याद रखना सारनाथ मतलब जहाँ उन्होंने उपदेश दिए थे, इसी महत्व स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। ये देखो, ये रहा सारनाथ का स्तूप। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। देखो ये चीज़ समझो, ये होता है जब आपके अंदर ये चीज़ें गुण आते हैं तो जानवरों की भी सोचो जीवन का आदर। मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये अगर आप आध्यात्मिकता को अपनाते हो ना तो आप कभी किसी के बारे में बुरा हो मतलब करने की सोच ही नहीं सकते। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी, ये चीज़ याद रखना। इसलिए बुद्ध फेमस हो पाए, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। और आओ देखो उनका ऐसा किस पर, ये मेरा मानना है कभी भी ना कोई भी चीज़ आप किसी को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप पहले उनको भाई अगर कोई बता रहा है उसको प्रयोग करो। अब जैसे मुझे आज पढ़ाते हुए लगभग 2-3 साल हो गए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई मैं जो बोला उस बात पर विश्वास करो ना मत करो, पर मैं जो बता रहा हूँ वो रास्ता अपनाओ। और आप फिर IAS नहीं बनो तब मुझे बताना, पर आप जब ये फॉलो करोगे तब पता लगेगा ना आपको। अरे लोग टीचर जैसे विकास देवी की रील में देख के लोग आ जाते हैं, पर हकीकत बात यही होती है। फिर बच्चों को भाई किसी का मार्ग जो बता रहा है, आप ऐसा कोई जरूरी नहीं कि विकास देवी की पढ़ाएगा तभी बच्चे IAS बनेंगे। मतलब कोई भी टीचर हो, मतलब मेरा कहने मतलब कि मार्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी जो चीज़ बोल रहा है उसको पहले पालन करो जीवन में, तब जाके फ़ायदा मिलता है। फिर आप बोलो कि सर हमारा पेपर नहीं निकल रहा, तो उसका कारण आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि टीचर की जो बात कही है आपने उसका पालन किया। मैं तो तब मानूँ जब मेरी बातों को आपने फॉलो किया और तब भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकले। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं जो बोल रहा हूँ आप वो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता एग्जाम ना निकले। कीसा गौतमी की कहानी है यह बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि वो उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो कहानियाँ होती है ना, यहाँ पे मैसेज देने का काम करती है। और ऐसी कहानी आप बहुत बार सुनोगे। आप अपने जो लोग देव देवता आसपास जो देखे होंगे, जैसे रामदेवरा जो है वहाँ पे वैसा ही होता है। तो ये होता है किसी व्यक्ति की आस्था को बढ़ाने के तरीके। पर देखो बुद्ध थोड़ा लॉजिकली बात करेगा यहाँ पे। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोकर कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब सोचो भाई, ऐसा तो कोई घर मिलेगा नहीं। कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जीवन का सार है, मरना तय है, आप उससे बच नहीं सकते। अब ये है UPSC ने जो क्वेश्चन पूछा था 2024 में, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे। अब देखो याद करो, अपन जो वैदिक काल थे उसमें अपन ने पढ़ा था ना, जो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब। अब ये सोचो कहाँ उत्तर वैदिक काल के बाद की बात चल रही है। उपनिषद उस टाइम थे जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप से किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा ही ब्रह्मा एक है। अब याद करो, UPSC ने क्वेश्चन पूछा था जैनिज्म के बारे में। अब देखो ये सार्वभौम आत्मा, ये सब, ये कौन है जो मानते हैं कि आत्मा है। और याद रखना कि बौद्धिज्म जो है आत्मा को नहीं मानता है, ये चीज़ नोटिस करना। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों और अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। अब यहाँ जब भारतीय दर्शन के 6 पद्धति है, षट दर्शन। अब ये भी UPSC ने पूछा है, याद रखना ये चीज़, इसके कौन थे, क्या थे, वो चीज़ याद रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। अब ये एक एक शाखा आपको याद होनी चाहिए।
मतलब कौन थे, इसका प्रणेता कौन थे? एक मिनट, ठीक है। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः, याद रखना। अब देखो एक ही चीज़, वैशेषिक की स्थापना किसने की है? ऋषि कर्णन ने की है। न्याय सांख्य की स्थापना गौतम कपिल ने की है। और योग की याद रखना पतंजलि, जो पतंजलि बाबा, ये पतंजलि वो है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने की है। वेदांत या उत्तर मीमांसा याद रखना व्यास द्वारा की गई। तो ये लिख लेना अपना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी यूपीएससी ने। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक से दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सरल की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा था, देखो ये रहा। उसमें पूछा था कि उपनिषदों में जो है मॉरल कथाएं, उनका उल्लेख है या नहीं है? तो याद रखो, देखो ये रहा मॉरल कहानी। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो यूपीएससी क्वेश्चन जो बना था आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, पीसीएस में डायरेक्ट मिल जाते हैं। और ये आपको ये अब चैप्टर को पढ़ोगे तब चीज़ें क्वेश्चन मिलता है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आता है। देखो ये रहा, बुद्धिमान भिखारी। सोनक व अभिप्रतारिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया भोजन मांगने लगा। सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विदुजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम ये जानते हैं। अब देखो वो जानते पर उसका एप्लीकेशन नहीं जानते, अब ये सिखाएगा इनको। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भागी तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो मतलब कहने मतलब देखो, अब ये नैतिक कथा है ना, तो यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों को भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में लिया करती थी। याद रखना, गार्गी और मैत्रेय ये तो 2 महिलाएं हैं जिनको इतिहास नाम याद रखता है। निधन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल के नाम उसके दासी माँ के नाम से पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों के विकास का बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। व्याकरण पाणिनि, देखो ये भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोजे रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विज्ञानों से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्हीं सावरों तथा व्यंजनों के विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में किए हैं। जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा वो इनको जानते हैं। जो आप ये पढ़ते हो, पढ़ती पटंती, ये इन्हीं की देन है वो सब सारी चीज़ें। जैन धर्म, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर ने अपने विचारों पर प्रसार किया। एक चीज़ याद रखना, महावीर और बौद्ध दोनों एक ही समय काल के थे, बस क्षेत्र अलग था, ये चीज़ याद रखना। वह वज्जी संघ के थे, लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। मुझे बताओ बुद्ध कहाँ के थे, कौन से वंश के थे, कौन से संघ के थे? ये चीज़ याद रखना। और इसका भी याद रखना, ये वज्जी संघ के थे और लिच्छवी कुल के थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन में एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सोचो, जब इनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 साल लग गए, तो यूपीएससी भी अगर निकालना तो टाइम लगता है, घबराना नहीं चाहिए। जब बनोगे तो बहुत प्रखंड ज्ञानी बनोगे। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। देखो तो आप लोग भी सब लोग घर से छोड़ के बैठे हो। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। देख रहे हो बुद्ध की और इसकी एक चीज़ तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा था। देखो एक चीज़ सेम मिल गई, अहिंसा, दोनों पालन करते हैं। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है, ठीक है। यही कारण साधारण जन भी उनके तथा उनकी अनुयायी शिक्षा को समझ सके। महात्मा बुद्ध ने भी यही किया था। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने के महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। देखो पहली चीज़ सोचो, आज के लोग मतलब न तो साधु ईमानदार रहा है न लोग ईमानदार रहे हैं।
तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों तथा को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब ये निवस्त्र रहते थे। तो याद रखना दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो नंगे रहते हैं। ये याद रखना जैनों में ये है। मतलब जैन शब्द जिन सबसे निकला, जिसका अर्थ है विजेता, जिसने मतलब जीत लिया, अपनी इच्छाओं को जीत लिया। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने उनकी सहायता करते रहे। अब एक चीज़ याद रखना, महिलाएं तो वस्त्र नहीं त्याग सकती ना। इसीलिए देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें पुरुषों के लिए ही बनी है। ये धर्म इसलिए तो बोला जाता ना कि जो सारी चीज़ें रची गई है वो पुरुषों के लिए ही है। इसीलिए पुरुष सोचो कि महिलाओं पे अधिकार करते हैं, क्योंकि सारा धर्म शास्त्र सोचो हर चीज़ जो है पुरुषों के लिए बनी है। व्यापार, बिजनेस, सब सारी चीज़ें तो महिलाओं को शोषण हो गई। मुख्य व्यापारी ने जैन धर्म को समर्थन किया, ये याद रखना। इसीलिए बिजनेसमैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा जैन होते हैं। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। एक है ना वल्लभ संप्रदाय भी पाया जाता है, उधर ही पाया जाता है गुजरात। संघ, महावीर बहुत दोनों को मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। संघ मतलब जैसे होता है ना, मठ हो गए, ये सब वो चीज़ आश्रम टाइप से। संघ में रहने वाले बहुत भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ मिलते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा है। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। देखो यहाँ पे देखो नैतिकता, भाई सभी की बात है। आप जैसे आजकल क्या होता है, जैसे अरे ये भी होता है, आप बहुत देखा होगा अपने गांव में, जिनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया वो साधु बन गया जाके। अब पहले अपने पास जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना चाहिए। सोचो यहाँ से ये चीज़ पता लगती है। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष ज़्यादा सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्षुणी, साधु, शिव, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा है। भिक्षुणी मतलब महिलाओं के लिए। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, न्यायिक, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है, ये कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी शरण स्थित में रहकर ध्यान किया करते थे। मतलब गुफा में जाके कार्ले का चैत्य है, ये चीज़ याद रखना। और याद रखना महाराष्ट्र में। विहार, अब ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विहार और चैत्य। जैन थे तो बहुत भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करने कठिन हो जाता था तो एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। जब आप विजन का टेस्ट शुरू करो, जब सोल्व करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता है विजन, देखना। विहार है लकड़ी के भी थे, बाद में पत्थरों के बनने लगे। और विहार का मतलब शरण स्थल, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था पीटी में। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाएं लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में फैला। इसके बारे में तो बाद में पढ़ोगे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी अब जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। मैं फिर बार बताता हूँ ना, ये बात सही है कि जब समझ बता आप साधु बन गए तो आपके लिए क्या है धर्म, क्या है जाति, पर ऐसा नहीं होता है। मैं खुद रहा हूँ इन चीज़ों में, है ना। लोग अपनी पहचान कभी नहीं भूलना चाहते। ये याद रखना, जो पहचान नहीं भूलना चाहता वो कभी साधु बन ही नहीं सकता। ये हकीकत है, ये चीज़ याद रखना। जो साधु अपनी जाति बताए, अपना धर्म बताए, याद रखना वो साधु है ही नहीं। पहली बात, जो ये बात करते हैं ना बाबा बागेश्वर धाम हम हिंदू समझ लो साधु है ही नहीं। ये चीज़ याद रखना, जो अपने जाति धर्म इसकी बात करता है वो साधु है ही नहीं।
उसने अपनी पहचान छोड़ी नहीं, तो फिर वो किस चीज़ का साधु है। आश्रम व्यवस्था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया है। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि उनका तात्पर्य जीवन के चरण से, मतलब याद रखना, वही ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। मैं जो है ना, व्यक्तिगत तौर पे मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ये होना चाहिए यार, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जब मैं इस्कॉन में था, तो मैं खुद में इस चीज़ को प्रमोट, मतलब मैं मानता हूँ ये चीज़ होनी चाहिए। मेरा मान देखो ना, जैसे अभी मैं हूँ, जैसे मान के चलो अभी मेरे लगभग 30 एज हो गई है ना, तो ये गलत है। इस एज में मुझे गृह शास्त्र में इंटर कर जाना चाहिए, ये हकीकत में बता रहा हूँ। ये चीज़ है ना, अगर आप वर्णाश्रम सिस्टम को अगर फॉलो करते हो तो इसके फ़ायदे हैं बहुत। जो समाज में अनैतिकता जो फैल रही है ना, इसका बहुत बड़ा कारण है ये। तो मैं ना इस चीज़ को सॉल्यूशन के रूप में मानता हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए यार। मेरा मतलब ये नहीं धार्मिक तौर पे नहीं, मतलब मेरा मानना है जीवन लाइफ स्टाइल के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये होना चाहिए। एक समय टाइम पीरियड के अनुसार लोगों को जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे लोगों का ना, लोग 70 साल से जैसे रिटायरमेंट हो जाते हैं, वो लोग भी तब भी सब देखना, आजकल जो लोग क्या होता है, उनका कोई फिर भी कोई कमा रहे हैं, ऐसा होता है। ये गलत है। एक टाइम तो खुद को देने के लिए होना चाहिए ना। तो संन्यास आश्रम क्या होता है, यही तो चीज़ होता है जो अपने आप को टाइम दे। तो मैं खुद ही चीज़ को प्रमोट, मतलब मैं मानता हूँ कि ये होना चाहिए। ये हर चीज़ के टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने खुद से लगाव होकर, मतलब देखो ये चीज़ें होती है जो घर गृहस्थी में आप ध्यान दो। ब्रह्मचार्य सभा की बात है, इसका मतलब सीधे सब पढ़ाई से मतलब होना चाहिए आपको, और ये बात सही भी है। गृहस्थ आश्रम होना चाहिए आपका, सभा की बात है, आपको यहाँ पे पैसे कमाना जो भी है, ठीक। वानप्रस्थ आश्रम होता है धीरे धीरे आप अपने परिवार की जो चीज़ें उनसे धीरे धीरे दूर होते जाइए। संन्यास एकदम पूरा, आप संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप तुम पहाड़ों में चले जाओ। संन्यास का मतलब होता है जो आपकी इच्छाएं हैं उससे आप अंत, मतलब साइड में हो जाओ। पर आजकल देखो सोचो, अपना प्रधानमंत्री खुद देखो, 75 साल, ये खुद ही नियम बनाए, खुद ही तोड़ दी, तो ये गलत है ना, क्या ही करोगे। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण सत्य वेद से ये अपेक्षा की जाती है कि इस तरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती है। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना पड़ता था। अब देखो ये भी देखो महिलाओं पे अरे महिला जब वेद पढ़ लेगी तो ज्ञानी हो जाएगी ना वो। एटलस में ईरान ढूंढो, जरतुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंदा अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरतुष्ट के मूल शिक्षा सूत्र सद विचार, सद वचन, सद कार्य। अब देखो भाई, तुम कहीं पे भी चले जाओ, कोई से धर्म में चले जाओ, अच्छे विचार रखो, अच्छे वचन बोलो, अच्छी भाषा बोलो, बोलते ना प्रिय वाणी बोलो, और अच्छे कार्य करो। हे ईश्वर, बल सत्य प्रधानता सदविचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरतुष्ट्रवाद ईरान का प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरतुष्ट्रवादी ईरान से होकर गुजरात और महाराष्ट्र को तटीय नगरों में बसे हुए लोग आज के पारसियों के रूप के पूर्वज हैं। तो ये चीज़ याद रखना, पारसियों का पूर्व धर्म था ये लगभग 25 वर्ष जैन तथा महावीर बुद्ध दोनों आए थे। छोड़ो ये कोई मतलब नहीं, इधर आओ। सही गलत, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? अरे नहीं, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सनातन देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। हाँ ये बात सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बात करें, प्रभाव पड़ता, चाहे आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। बुद्ध ने बहुत गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये बात सही है। उपनिषदों के विचार को माना था कि आत्मा ब्रह्मा वास्तव में एक ही है। ये बताओ ये सही है गलत? अरे बोलो, सही है ये चीज याद रखना। कहाँ भाग गए? अभी हो लोग, तुम लोग जिंदा हो? हाँ सर। एक और चैप्टर करे? अरे कुछ बोलो अब तो 4 ही चैप्टर रह गया ना सर, तो कल नहीं 6 चैप्टर हुआ ना, 5 चैप्टर बाकी है। चलो ठीक है, कल कर लेंगे। 5 चैप्टर कल करना पड़ेगा, कल कंप्लीट कर लेंगे इसको, तभी जल्दी कंप्लीट होगा। अल्लाह का मेरा माना 2 घंटे तो बैठना सीखो। चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं फिर बार बताऊँ, एक बार पढ़ लो, इनका नोट्स बना लो ज़्यादा अच्छा। उधर मॉडर्न हिस्ट्री के वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन लिखना शुरू करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।